नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सागर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म माधवी क्लासेस पर। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि इसमें इंक्लूड क्या क्या है। देखिए, इसमें हमने वन लाइनर अप्रोच को भी इंक्लूड किया है, कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड किया है और एनसीईआरटी को भी इंक्लूड कर दिया है, ताकि आपका पूरा का पूरा काम एक ही आइडियो में हो जाए। ये हमारी एक नवीन पहल है। बहुत फास्ट बूस्टर कोर्स के साथ बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी आपके दिमाग में ठुस जानी चाहिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ ये चीज़ें आपके दिमाग में ब्लिंक करती रहेंगी कि अच्छा ये है। तो डायरेक्ट वो एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो चीज़ें चूँकि आइडियो में आपने सुनी है, इस कारण से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी। और सीधे सीधे सभी टॉपिक सभी प्रीवियस सर्विस में इंक्लूड है। जो भी क्वेश्चन आए हैं वन लाइनर अप्रोच में हमने इसमें डाल दिए हैं। आपको कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे सुनना है। आप कुछ ना भी पढ़ के जाएंगे, कुछ ना भी सुन के जाएंगे, केवल यही सीरीज सुन लेते हैं तो इससे बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इसमें सब स्टैंडर्ड प्रेफरेंस ही लिया गया है। जो भी मैटर यूज किया जा रहा है पूरा एनसीईआरटी समेत ही यूज किया जा रहा है। मैं मैटर का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि एक चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है। इस कारण से ये हमारे एक जो रणनीति है उसका हिस्सा है। लेकिन आप जान लीजिए ये जो मैटर आपको दिया जा रहा है वो रामबाण है। और सबसे बड़ी चीज़ ये नवीन पहल है। अभी तक आइडियो के साथ क्वालिटी कंटेंट देने वाला जो काम है, या तो लोग ज़्यादातर कुछ ही चुनिंदा चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जीरो से एडवांस लेवल पूरे फैक्ट कवर कर रहे हैं। और जितने भी संभावित तथ्य हो रहे हैं और प्रीवियस ईयर को इसी में इंक्लूड वन लाइनर के रूप में कर देंगे। लेकिन ये सब चीज़ें आपको बस इतना हमारे लिए काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लेना है। इसमें आपका पैसा बिल्कुल नहीं लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैला दीजिए, सबका लाभ हो। क्योंकि सीजीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। और इस सब के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है, इसीलिए हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। ये आपका कर्तव्य है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करके काफ़ी इसका लाभ उठाएं। और इसके लिए हम आगे भी सीरीज ऐसे ही लाते रहेंगे। इसमें 499 प्लस सीरीज यानी 500 से ज़्यादा टॉपिक कवर कर देंगे, जिसमें से 60 से 70 क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन का यदि बंडल बनता है उसमें से 70 क्वेश्चन सीधे सीधे इसी में से आ जाएंगे। तो आपको भटकना नहीं है, सब कुछ करके मैं दे रहा हूँ बैठे बैठाए। बस आपको थोड़ा सा सहयोग करना है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, मुझे सुनना है और सहना है। चलिए तो टाइम न जाया करते हुए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी चीज़ें हम कॉन्सेप्चुअल पहले जानते हैं, फिर फैक्ट एकाएक सीधे वन लाइनर अप्रोच में फैक्ट भी डाल देंगे। तो जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव और विस्तार कहाँ कहाँ है। लेकिन उससे पहले आप जानिए कि कांस्य युगीन ये सभ्यता जो थी आद्य ऐतिहासिक काल की थी। आप ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल में भी जो आप एक डिवीजन पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, उसमें आता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में आप सिंधु घाटी सभ्यता का ड्यूरेशन पढ़ते हैं 2350 से 1750 या 2500 से 1500 ईसा पूर्व, वो आद्य ऐतिहासिक काल में है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब एक ऐसा कालक्रम जिसमें चीज़ें लिखी तो गई हैं लेकिन समझी नहीं जा सकी हैं। तो देखिए, कांस्य युगीन आद्य ऐतिहासिक कालीन हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में कौन कौन सी आती हैं। जैसे आप टिग्रिस देखेंगे और यूफ्रेटस के तट पर आप मेसोपोटामिया की सभ्यता देखते हैं, नील नदी के तट पर आप मिस्र की सभ्यता देखते हैं और हांगहो नदी के तट पर चीन की सभ्यता देखते हैं। इनमें से एक ही है। रेडियो कार्बन के द्वारा पता लगाया जाता है इन सभ्यताओं का, जो C14 आप पद्धति देखते हैं। इसी के आधार पर इसके कालक्रम का निर्धारण किया गया है। कई जगह देखिए अलग अलग प्रेफरेंस है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच भी कुछ मानते हैं, 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है और 2350 से 1750 एक प्रमाणिक समय अवधि मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की 3 अवधि ये महत्वपूर्ण हो जाती है, ध्यान रखिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। आप जानते हैं क्योंकि इसके नगरों का जो विन्यास रहता है बहुत ही एक मैथिकल, आप वैदिक संस्कृति देखते हैं तो वैदिकल जो गणित होती है ना, तो उसमें ट्रेंगल होते हैं, है ना, आयत होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, कुछ इस प्रकार के शेप उसमें बने होते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। इस कारण से प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाता है। सर्वप्रथम चार्ल्स मेंसर ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात लिखी थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। कौन? चार्ल्स मेंसर ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात लिखी थी। भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पे अवलोकन किया, यहाँ की खोज की, लेकिन इस स्थल के महत्व को समझा नहीं जा सका था उस समय तक। लेकिन जैसे 1921 आएगा और भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष रहते हैं उस समय जॉन मार्शल, उन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान हो जाता है, यह हड़प्पा स्थल का ज्ञान हो जाता है। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम ही हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। क्यों? क्योंकि जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा नामक स्थान पे खोजा गया था, इसी कारण से वहाँ की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। इस सभ्यता के उद्भव को उन ग्रामीण संस्कृतियों के परिप्रेक्ष्य में भी समझा जा सकता है जो आप देखते हैं उत्तर पश्चिम के एक बड़े क्षेत्र में, जहाँ 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य में जो अस्तित्व में संस्कृतियाँ थीं उसके संदर्भ में भी आप समझ सकते हैं। बाकी बलूचिस्तान में मेहरगढ़ तथा किलीगुड़ मोहम्मद, अफगानिस्तान में मुंडीगीक, पंजाब में जलीलपुर इसके उदाहरण हैं। हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण स्रोत जो है क्या है, वो कंकाल से इन्होंने पता किया है। सर्वाधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां जो भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन ये पाई जाती हैं, जिनमें सबसे अधिक भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग हैं। हम एक ही जानते हैं भूमध्य सागरी, लेकिन 4 प्रजाति के लोग उपस्थित थे इसमें, इस कारण से महत्वपूर्ण है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सीमांत भाग शामिल है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी, ये जान लीजिए, जिनमें आप देखेंगे क्रमशः आरंभिक एवं परवर्ती हड़प्पा इसे कहा जाता है। और इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने पर स्थित दैमाबाद तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट जिसे आप बोलते हैं सुतकांगे डोर, उससे लेकर पूर्व में जाएंगे तो पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली हुई है। आप एक ग्राफ बनाते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आप ये क्रम दर्शा देते हैं। और समूचा जो क्षेत्र है जब आप मिलाएंगे इसको तो त्रिभुजाकार में है, इसका जो शेप है त्रिभुजाकार है। और इसके क्षेत्रफल की यदि बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है ना, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है एरिया है, जो मिस्र एवं मेसोपोटामिया दोनों से बड़ा है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं कुछ चीज़ें, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ क्षेत्र हैं और उनसे संबंधित पूरा स्थल की बात कर लेते हैं। जैसे अफगानिस्तान से संबंधित पूरा स्थल कौन कौन से हैं, तो मुंडीगीक और सुर्तगोई, मुंडीगीक और सुर्तगोई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ कौन कौन से स्थल हैं, आप मेहरगढ़ देखते हैं बलूचिस्तान का हिस्सा है। सुतकांगे डोर भी बलूचिस्तान में है ना। फिर आप बालाकोट देखते हैं, बालाकोट भी बलूचिस्तान में, अभी हमला भी हुआ था बालाकोट, है ना। राना घुंडई ये भी वहीं है, और डाबरकोट भी बलूचिस्तान में ही पड़ता है। सिंध में देख लेते हैं, सिंध क्षेत्र में कौन से पूरा स्थल मौजूद हैं। कोट दिजी ये सिंध में पड़ता है, आमरी भी पड़ता है, मोहनजोदड़ो तो सिंध प्रांत में है ही, लड़काना प्रांत आप देखते हैं। अली मुराद एक स्थान है वो भी सिंध में पड़ता है। चुन्होदड़ो भी सिंध प्रांत में ही पड़ता है। और जो है जुदी रोजड़ो ये भी सिंध में पड़ता है। गुजरात में क्या क्या पड़ता है, कौन से स्थान पड़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, तो देखिए कच्छ के रण वाले क्षेत्र में और काठियावाड़ प्रदेश में इसके सबसे ज्यादा विस्तार की बात कही गई है। तो देखिए जो कच्छ का रण है वहाँ कौन कौन से क्षेत्र हैं। धौलावीरा जो आप स्थान सुनते हैं ना, तो धौलावीरा जो है कच्छ के रण के पास ही उपस्थित है। और देसलपुर और सुरकोटदा और धौलावीरा दोनों गुजरात में ही हैं, और वो भी कहाँ पे, कच्छ के रण में। बाकी काठियावाड़ प्रदेश में आप देखेंगे लोथल, रंगपुर और भगतराव ये 3 स्थल मौजूद हैं। राजस्थान में तो कालीबंगा से चूड़ी बनाने के, मनके बनाने के कारखानों की पुष्टि हुई थी, आप जानते हैं। तो कालीबंगा राजस्थान में लोकेटेड है। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, आलमगीरपुर तो आपने देख लिया पश्चिमी क्षेत्र, है ना, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र। बाकी बड़गांव और हुलास भी उत्तर प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर का जो आप उत्तरी सीमा देखते हैं इसकी, तो मांडा वहाँ है। बाकी हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली दोनों पूछे जाते हैं, इनका लोकेशन कहाँ है, तो राखीगढ़ी और बनावली ये दोनों हरियाणा में उपस्थित है। इसके अलावा भी हरियाणा में आप देखेंगे तो मिताथल और दौलतपुर, सिसवल ये 3 स्थान प्राप्त हैं। बाकी पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है उसमें देखेंगे तो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में ही हड़प्पा स्थित है। और डेरा इस्माइल खान जो अभी चर्चा में रहा है करंट में, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और रहमान ढेरी और जलीलपुर ये तीनों ही पाकिस्तान में हैं। बाकी पंजाब जो भारत में पड़ता है इसमें रोपड़ पड़ता है, जिसे रूपनगर भी कहा जाता है। और आप संघोल देखते हैं, बाड़ा देखते हैं, तो ये पंजाब के हिस्से हैं। तो ये चीज़ जान लीजिए, संबंधित पूरा स्थल थे, 2 बार सुन लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी केवल स्थल ही हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। अब
देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की एक नगर योजना थी जो बहुत ही चर्चा का बिंदु रही है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो प्रमुख विशेषता है उसकी नगर योजना एवं जो जल निकास की प्रणाली थी वो मानी जाती है। अब नगर योजना जो है जाल पद्धति पर आधारित थी। कैसे? नगरों में जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नगरों की नालियां ईंटें या पत्थरों से ढकी होती थी, जिसके निर्माण में ईंटों के अलावा चूने और जिप्सम के प्रयोग को भी उपयोग किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। ऐसा विवरण मिलता है लेकिन बहुत कम जगह पढ़ने को मिलता है। नगरों के अवशेषों में देखेंगे तो पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले हैं। बाकी पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। अब पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन इसका जो इलाका है वो निचला है, ढलान इलाका है। ऊंचाई वाले भाग को हम नगर दुर्ग कहते हैं और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। दोनों हिस्सों की जो है 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो नगर नियोजन था देखिए एक बेहतरीन वेल मेंटेन था, यानी व्यवस्थित था। और ये नगर जो है आप देखेंगे आयताकार शेप में या वर्गाकार आकृति में है और मुख्य सड़कों और चौड़ी नालियों के ग्रिड मतलब क्या होता है? जाल। तो चौड़ी नालियों की ग्रिड पर आधारित थे। सड़क एक दूसरे को समकोण पर बनाते हुए काटती थी। तो आप देखेंगे सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर जो है अनेक खंडों में विभक्त रहता था। सड़कों का निर्माण काहे से किया जाता था? तो मिट्टी से किया जाता था और सड़कों के दोनों ओर नालियों का निर्माण जो किया जाता था वो पक्की ईंटों से किया जाता था। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर नरमोखे, जिसे सोख्ते भी बोलते हैं, वो भी बनाए जाते थे। अब देखते हैं संबंधित जो है प्रमुख भवन। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े भवन मिले हैं जिसमें आप स्नानागार देखते हैं, अन्नागार देखते हैं, सभा भवन देखते हैं, पुरोहित जी का आवास देखते हैं, सब प्रमुख है। मोहनजोदड़ो में सबसे जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है वो है विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। आप देखते हैं आज जो हमारे यहाँ बाथ सिस्टम चलता है उससे बहुत ज़्यादा साल पहले, आप देखते हैं कितने साल पहले, उस समय में जिस समय में शायद ही इतनी वेल डेवलप्ड सभ्यता के बारे में किसी ने सोचा हो, सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में थी। आज जो हम आधुनिक जीवन जी रहे हैं पहले ही वो जी चुके हैं जीवन। तो उसमें देखिए ग्रेट बाथ था, विशाल स्नानागार था और जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। बाकी ये ग्रेट बाथ की कभी कभी लंबाई, चौड़ाई और गहराई पूछ लेता है। तो देखिए जान लीजिए क्या है। तो 11.88 मीटर इसकी लंबाई थी, 7.1 मीटर इसकी चौड़ाई थी और 2.43 मीटर ये गहरा था। और इसकी सतह जो थी वो पक्की ईंटों से बनी थी। इसमें है जिप्सम और मोर्टार द्वारा जोड़ा गया था इसको। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार है ना, वो सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत है जो कि 45.71 मीटर लंबी है तथा 15.23 मीटर चौड़ी है। तो जो ये अन्नागार है ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। कितने बाई कितने की है? 45/71 लंबी और 15/23 चौड़ी है। यहाँ से एक जो है बहुत सारे स्तंभ का सभागार प्राप्त हुआ है और एक आयताकार इमारत भी प्राप्त हुई है और संभवतः जो है प्रशासकीय कार्यों के लिए ही रही होगी ऐसा माना जाता है। हड़प्पा के जो अधिकतर साक्ष्य है दुर्ग के उत्तर में ही मिले हैं। यहीं से जो अन्नागार हैं 6-6 की 2 पंक्तियों में मजदूरों के आवास एवं गोल चबूतरे भी मिले हैं। यहाँ अन्नागार दुर्ग से बाहर अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे और जिप्सम के मिश्रण का उपयोग करते थे। तो ये महत्वपूर्ण है क्या? सिंधु घाटी के लोग जो है जुड़ाई करने के लिए, है ना, जुड़ाई करने के लिए मिट्टी के गारे और जिप्सम का मिक्स बना के यानी मिश्रण बना के उपयोग करते थे। अब बात करते हैं आवासीय भवन की। आवासीय भवन की बात कर लेते हैं। तो आवासीय भवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आवासीय भवन में प्रत्येक आवास जो है, प्रत्येक आवास के आप यदि बीच वाला शेप देखेंगे तो प्रत्येक आवास जहाँ रह रहे थे, घर रहते, उसके बीच में एक आंगन होता था। आज भी होता है आंगन। और आंगन के चारों तरफ कमरे, रसोई घर, स्नानागार बने होते थे। स्नानागार जो है गली की ओर बने होते थे। सबसे बड़ी बात ये है ना, जहाँ से गली निकलती थी। मकानों के दरवाजे जो है मध्य में ना होकर किनारे स्थित होते थे। कच्ची तथा पक्की ईंटों से बनने वाले भवनों में सजावट आदि का अभाव जरूर था। ईंटों के निर्माण का जो अनुपात था वो 4:2:1 है। ये प्रश्न पूछ जाता है अनुपात वाला, इसलिए महत्वपूर्ण है। 4:2:1। प्रत्येक मकान में स्नानागार थे। कुएं एवं गंदे जल की निकासी के लिए मोरियों का प्रबंध था। भवनों में जो है एक रूपता थी। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ये भी क्वेश्चन बनता है, महत्वपूर्ण, इसलिए जान लीजिए। सब प्रीवियस ईयर ही हैं, प्रीवियस ईयर इंक्लूड है इसमें। केवल लोथल में खिड़कियां जो है बाहर की तरफ खुलती थी। तो एकमात्र स्थान जिसकी खिड़कियां बाहर की ओर खुलती थी, ऐसा प्रश्न बनेगा, इससे ये लोथल। और ये सब पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है। सामान्यतः मकान जो होते थे छोटे होते थे, जिनमें 4-5 कमरे होते थे और बड़े तथा 2 मंजिल भवन के भी अवशेष यहाँ से मिले हैं। इतने में तो मेरे ख्याल से आप मेंस भी बना लेंगे। बाकी यदि हम बात करते हैं, आइए भौगोलिक स्थिति, खोजकर्ता और क्या साक्ष्य मिले हैं किस क्षेत्र से, उसके बारे में देख लेते हैं।
तो देखिए पहले हड़प्पा, हड़प्पा जो है कहाँ स्थित है, भौगोलिक स्थिति इसकी कहाँ है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। और दयाराम साहनी ने 1921 में इसे खोजा था। और यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो देखिए श्रमिकों के निवास प्राप्त हुए थे, 16 भट्टियाँ प्राप्त हुई थी, धोती पहने मूर्ति प्राप्त हुई थी, अन्नागार, कब्रिस्तान R37 बोलते हैं जहां मनुष्य और कुत्ते के साथ दफन होने के साक्ष्य मिले थे, और एक शंख का बना बैल भी प्राप्त हुआ, कांसे का इक्का एवं दर्पण प्राप्त होता है, मंजूसा प्राप्त होता है, बर्तन पर मछुआरे का चित्र आदि आप देखेंगे हड़प्पा से प्राप्त होता है। फिर सेकंड स्थल की बात करते हैं, मोहनजोदाड़ो जो सेकंड नंबर में खोजा गया, सिंधु नदी में है। और ये जो है इसका जो लोकेशन है लरकाना प्रांत है, जो कि सिंधु ये अपना पाकिस्तान में पड़ता है, लरकाना। और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। और यहाँ से ग्रेट बाथ यानी स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नग्न मूर्तियाँ या नग्न नर्तकी, कुम्हार के जो है 6 भट्टे भी मिले थे, सूती कपड़ा मिलता है, सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है, शतरंज की गोलियां मोहनजोदड़ो से ही मिलती हैं। और देखिए दाढ़ी वाला साधु, हाथी व कपाल खंड, पशुपति शिव के अंकन की मुहर मोहनजोदड़ो से मिलती है। तो ये जान लीजिए पशुपति शिव के अंकन की मुहर कहाँ से मिलती है, ये मोहनजोदड़ो से। और हाथी का जो कपाल खंड कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। शतरंज की गोलियां मोहनजोदड़ो से। फिर तीसरा स्थान देखते हैं सुतकांगे डोर। ये सुतकांगे डोर आप देखते हैं बलूचिस्तान में एक नदी है, दास्क नदी, उसके तट पर स्थित है। और जो इसके खोजकर्ता माने जाते हैं ऑरल स्टाइन एवं जॉर्ज डेल्स, 1927 में इन्होंने खोजा था। और इसके जो प्रमुख साक्ष्य आप देखेंगे तो नदी के तटीय व्यापारिक चौकी है ना, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी से बनी चूड़ियाँ। तो देखिए तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी की चूड़ियाँ ये प्रमुख है, सुतकांगे डोर से मिली हैं। आमरी, आमरी कहाँ देखते हैं आप, सिंधु नदी किनारे, ये सिंध में पाकिस्तान में पड़ता है। और आमरी के खोजकर्ता कौन थे, आमरी के खोजकर्ता थे NG मजूमदार 1929 में। और बाद में आप देखेंगे जॉर्ज F डेल्स भी खोजते हैं 1963 में, या कभी कभी 1979 भी डेट मिलती है, तो देख लीजिएगा। बाकी यह एक ऐसा पहल स्थल है ना, इसके बारे में एक तथ्य है आमरी के बारे में कि ऐसा पहला स्थल जहां पूर्व हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह तथा परवर्ती परिवर्तन के चरणों की पहचान हुई थी। 12 सिंह का नमूना मिला था आमरी से, है ना। आमरी कहाँ, सिंधु नदी पाकिस्तान में। और NG मजूमदार इसके खोजकर्ता थे। चुनहोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर ही है ना। इसके भी NG मजूमदार ने खोज की थी 1931 में। और यहाँ से मिला क्या था, देखिए मुहर निर्माण केंद्र, मुहर बनाने कारखाने मिले थे। बाकी मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप मिला था, यह महत्वपूर्ण बनता है। चुनहोदड़ो से मिट्टी की बनी बैलगाड़ी मिलती है, कांसे की खिलौना गाड़ी मिलती है, और दवात मिलती है, लिपस्टिक मिलती है, और मनके का कारखाना जो बहुत प्रमुख मान जाता है चुनहोदड़ो से ही मिलता है। बाकी कालीबंगा तो आप जानते हैं घग्गर नदी किनारे है, राजस्थान में स्थित है ये स्थान। और अमलानंद घोष ने इसकी स्थापना की थी या इसकी खोज की थी, ये जान लीजिए। यहाँ से कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए हैं, हल द्वारा जुते हुए खेत देखते हैं आप, बेलनाकार मुहर और पक्की ईंट का हल, यह महत्वपूर्ण बनता है। कालीबंगा से पक्की ईंट का या पक्की मिट्टी का हल, तो पक्की मिट्टी का हल प्राप्त होता है। और हल द्वारा जुते हुए खेत ये भी देखने को मिलता है। सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य जो है कालीबंगा से ही प्राप्त हुए थे। और यहाँ आप अग्निकुंड देखते हैं, ऊँट की हड्डियाँ भी आप देख लेते हैं, और कच्ची एवं अलंकृत ईंट भी देखते हैं, तो महत्वपूर्ण बनता है। ऊँट की हड्डियां, अग्निकुंड और भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा की प्रमुख विशेषता आप मान सकते हैं। फिर बात करते हैं कोट दिजी। कोट दिजी कहाँ है, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर ही। और फजल अहमद ने कोट दिजी की क्या है खोज की थी 1953-54 में। यहाँ जो है पत्थर की नींव वाले घर मिले थे, पत्ती के आकार का वर्णाग्र मिला था, गर्तवास मिला था, गर्तवास मतलब जो नीचे अंडरग्राउंड घर रहते थे, और जो है गहनों का जखीरा मिला था। चाक पर निर्मित मृतभांड प्रमुख है कोट दिजी में। कोट दिजी कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। और फजल अहमद ने इसकी खोज की थी। देसलपुर, देसलपुर कहाँ है, कक्ष में है। कक्ष तो आप जानते गुजरात में पड़ता है। और ये देसलपुर है ध्रुद नदी के किनारे। अमलानंद घोष और SR राव ने 1963 में इसकी खोज की थी। और यहीं से टेराकोटा जो है मोहर प्राप्त हुई थी, देसलपुर से ही। और बाकी आप तांबे की मोहर देखते हैं, सेल खड़ी मोहर देखते हैं, भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन देखते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। रोपण जो है सतलज नदी किनारे है, पंजाब के पास पड़ता ही है। और यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-54 में रोपण की खोज की थी। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी
झाड़ियाँ प्राप्त हो जाती हैं। शंख की चूड़ियाँ, देखिए महत्वपूर्ण क्यों है शंख की चूड़ियाँ। और कुत्ते को मालिक के साथ दफन करने के साक्ष्य रोपण से मिल जाते हैं। रंगपुर आप देखते हैं, रंगपुर मादर नदी किनारे है गुजरात में, और रंगनाथ राव ने 1953-54 में इसकी खोज की थी। महत्वपूर्ण ये रंगपुर इसलिए है कि धान की भूसी, एक क्वेश्चन बनता है कि कहाँ धान की भूसी के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए, तो यही रंगपुर है। और घोड़े की मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी। कच्ची ईंटों के दुर्ग हैं और पत्थर के फलक भी यहीं से प्राप्त हुए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है? कच्छ गुजरात में ही है। जेपी जोशी ने 1954 में खोज की थी। और सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां व कलश मिले थे। तो घोड़े की हड्डियां कहाँ मिले थे? सुरकोटदा। कहाँ है? कच्छ गुजरात। खोजकर्ता जेपी जोशी। लोथल, लोथल भोगवा नदी किनारे गुजरात में है। इसके जो खोजकर्ता है रंगनाथ राव है। 1957 में खोजा था लोथल को। और लोथल में देखिए क्या मिला था, अन्नागार मिलते हैं, सोने के मनके मिलते हैं, मन का कारखाना मिलता है, गोदीवाड़ा जो बंदरगाह बोलते हैं तो बंदरगाह मिलता है। लोथल प्रमुख बंदरगाह है इसलिए महत्वपूर्ण है। युग्म समाधान मिलते हैं, युग्म समाधान है ना। और धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। आलमगीरपुर तो आप हिंडन नदी किनारे देखते हैं यूपी में। और यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 के आसपास इसे खोजा था। और रोटी बेलने की चौकी यहाँ से प्राप्त हुई आलमगीर से। कटोरे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन, और गंगा यमुना दोआब का पहला उत्खनित स्थल है ये, है ना, आलमगीर। तो यूपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गंगा यमुना दोआब का पहला उत्खनित स्थल आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडा नदी किनारे। धौलावीरा तो आप जानते हैं, है ना, खादिर बेत नदी के किनारे स्थित है, कच्छ में गुजरात में। और बीबी लाल ने इसकी खोज की थी 1959 में, अकेले नहीं थे। बाद में आर.एस. बिष्ट 1990-91 में इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। तो बीबी लाल और आर.एस. बिष्ट दोनों इसके खोजकर्ता माने जाते हैं धौलावीरा को। और 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर, जो बहुत बेहतरीन पीसीएस का क्वेश्चन ही है, सब ये प्रीवियस ईयर इंक्लूड ही है इसमें। और नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख यहीं से प्राप्त होता है। और खेल का मैदान, देखिए खेल का मैदान भी धौलावीरा से प्राप्त होता है। और पत्थर पर बनी नेवले की मूर्ति धौलावीरा से ही प्राप्त होती है। फिर आप देखेंगे राखीगढ़ी, अगला स्थान राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का जो लोकेशन है क्या है, आप लोग बताएं, राखीगढ़ी का लोकेशन क्या है? कमेंट सेक्शन में एक बार मार तो दें। राखीगढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे। और सूरजभान ने 1963 में इसकी खोज की थी, यानी राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने 1963 में की थी। और यहाँ से जो है प्राक हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यही है, कौन सा? राखीगढ़ी। और जो है यहाँ क्या मिले? चबूतरे पर बनी अग्निवेदिका मिली है। बनावली तो आप जानते हैं, रंगोई नदी किनारे हरियाणा में है। और आर.एस. बिष्ट ने 1973 में इसकी खोज की थी। यहाँ क्या मिला था? सुव्यवस्थित आप अपवहन तंत्र का अभाव देखते हैं। सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का अभाव, यानी नदियों में उतना अपवहन नहीं था या नदियों में उतना बहाव नहीं था। बाकी स्वर्ण पट्ट देखते हैं, मिट्टी के मनके, तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी, देखिए किस कैसे कैसे चीज़ें प्राप्त हुई। तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी और मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप प्राप्त होता है। प्रतिरक्षा दीवार के बाहर गहरी और चौड़ी खाई प्राप्त होती है। तो राखीगढ़ी का लोकेशन याद रखना जो महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लोकेशन जो हरियाणा में है, घग्गर नदी में है, सूरजभान ने खोज की थी। और बनावली तो आप जानते ही हरियाणा में है ना, बनावली हरियाणा में, रंगोई नदी, तो ये भी आपने देख लिया है अभी यही सब। और राखीगढ़ी भी याद रखिएगा। बालाकोट, बालाकोट में आए दिन हमले होते हैं, अरब सागर क्षेत्र में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ? बलूचिस्तान में बालाकोट। बाबा, तो देखिए बलूचिस्तान बाबा है ना, बाला तो बाबा कोट बन जाएगा बलूचिस्तान और बालाकोट। आर.एस. बिष्ट ने, तो देखिए बी ट्रिपल बी हो गया, खोजकर्ता बी से हो गया बिष्ट। 1974-77 में आप देखेंगे तो ये यहाँ प्राप्त क्या हुआ है? पूर्व हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। और सीपों की कार्यशाला मिली है यहाँ। फिर है अल्लाह दीनो एक स्थल है जिससे हम बहुत कम पढ़ते हैं, सिंधु नदी के पास में ही है, पश्चिमी पंजाब में देखेंगे, पाकिस्तान में। तो अल्लाह दीनो है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि फेयर सर्विस इसके खोजकर्ता थे, WA फेयर सर्विस 1976 में। और यहाँ से वितरण केंद्र प्राप्त हुए हैं। पत्थर की विशाल दीवार की नींव, सोने चांदी के आभूषण। देखिए ये चीज़ें प्राप्त होने वाली बहुत कम इंपॉर्टेंट है, कुछ ही में है जो महत्वपूर्ण है। सुतकांगे, डोरचन, हुदड़ो, कालीबंगाल, लोथल, रोपड़, रंगपुर, ये महत्वपूर्ण है। बाकी इस स्थान में खोजकर्ता महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान रखिएगा। कुणाल
कुणाल जो है सरस्वती नदी किनारे स्थित है, ये भी हरियाणा के हिसार में स्थित है। और एस आर राव ने 1994 में इसकी खोज की थी। और यहाँ से चांदी के 2 मुकुट कुणाल से मिले हैं, तो कुणाल की खोज करता एस आर राव हैं। और भगवानपुरा जो कि ये भी हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र क्षेत्र देखते हैं, और कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी जो है उसके पास ही पड़ता है। और जेपी जोशी ने भगवानपुरा की खोज की थी। तो देखिए भगवान जोश में, तो भगवानपुरा जोशी ने। और सफ़ेद और काली तथा आसमानी रंग की यहाँ चूड़ियाँ मिलती हैं। तो देख लीजिए कलर्ड चूड़ियाँ सफ़ेद काली आसमानी भगवानपुरा मिलती, तांबे की चूड़ियाँ मिलती हैं। फिर संघोल देखते हैं, पंजाब भारत में पड़ता है। और एस तलवार और RS विस्ट तांबे की 2 छेनियाँ और बत्ताखार अग्निकुंड यहाँ से प्राप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं, संगोल, मिथातल और कुंतासी भी हैं। तो इनका लोकेशन देख लीजिए, मिथातल जो है हरियाणा में है और बाकी कुंतासी राजकोट गुजरात में पड़ता है। तो ये प्रमुख स्थल थे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। लेकिन इनमें से प्रमुख स्थलों के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो ये तो शॉर्ट में था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल देखते हैं क्योंकि यहाँ ही से क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लीजिए हड़प्पा के प्रमुख स्थल। तो हड़प्पा में जो है प्राप्त 2 टीलों में देखेंगे आप, पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को क्या कहते थे, दुर्ग टीला कहा जाता था, है ना। हड़प्पा का दुर्ग जो है क्षेत्र सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, बहुत सुरक्षित था। और यहाँ से ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे और सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। और यहाँ की मोहरों पर सर्वाधिक जो है एक श्रृंगी पशु अंकित है, ये महत्वपूर्ण बनता है। यहाँ सब जो हैं, है ना, सब तो आप समझते ही हैं, लाश उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कहाँ सब उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, हड़प्पा में है। और सभाधानों से जो है कांस्य दर्पण, सुरमा लगाने की सलाई और सीपी का चम्मच प्राप्त हुआ है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या, इसका अर्थ क्या निकलता है मोहनजोदड़ो का, आप सब जानते हैं, मेरे साथ गुनगुनाएं और बोलें, मृतकों का टीला। और यहाँ से एक जो है सभागार प्राप्त होता है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है, पुरोहित जी का आवास प्राप्त होता है, महाविद्यालय भवन देखेंगे आप। और सीपी की बनी पटरी, जिसे स्केल बोलेंगे आप, सेल खड़ी से बना एक पुरोहित का धड़ मिलता है, सेल खड़ी से बना पुरोहित का धड़ मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। जालीदार अलंकरण युक्त मिट्टी का बर्तन मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। गले हुए तांबे के ढेर देखते हैं, मोहनजोदड़ो मिल जाता है बाद में। और घोड़े का दांत और सेल खड़ी से बना बाट यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ से एक सिलबट्टा तथा मिट्टी का तराजू भी मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर आकृति है जिसमें आधा भाग मानव का तथा आधा भाग बाघ का है। तो मोहनजोदड़ो इसलिए भी फेमस है, आधा मानव आधा बाघ के साक्ष्य मिले यहाँ से। और यहाँ से आंशिक समाधान तथा पूर्ण समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। पुरोहित आवास बृहत स्नानागार के उत्तर पूर्व में स्थित है। और मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में जो दुर्ग टीले हैं उसे स्तूप टीला कहा जाता है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही हम देखते हैं अगला। तो देखिए अब हम देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, काले रंग की चूड़ी। और यहाँ ईंटों से निर्मित चबूतरा देखते हैं, लकड़ी के पाइप तथा अनेक घरों में अपने अपने कुएं के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ का जो दुर्ग है ना वो समानांतर चतुर्भुज आकार का है। कालीबंगा का एक फर्श पूरी हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। शल्य चिकित्सा होती है उसके साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं, इसमें जल कपाली या मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता चलता है। यहाँ से प्राप्त एक कंकाल के बाएं घुटने पर किसी धारदार कुल्हाड़ी के काटने का निशान है। तो आप सोचेंगे इससे क्या पता चलता है, मतलब कुल्हाड़ी का साक्ष्य भी रहा होगा ना, तब तो काटा होगा। फिर है चन्हूदड़ो, यह जो है प्राक हड़प्पा संस्कृति, झूकर और झांगर संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले हैं। चन्हूदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, बाकी सब किलेबंद थे लेकिन ये किलेबंदी के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। यहाँ से जला हुआ एक कपाल मिलता है, 4 पहियों की गाड़ी मिलती है, एक मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन मिलता है, एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिलते हैं, मिट्टी के मोर की जो एक आकृति होती है एवं वर्गाकार मुद्रा की छाप पर 2 नग्न नारियाँ जो हाथ में एक एक ध्वज पकड़े हैं तथा ध्वजों के बीच से पीपल की पत्तियाँ निकलती हुई
प्रतीत होती हैं। यह एक मात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिलती हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ये सब इसमें मैंने क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं वन लाइनर अप्रोच में, तो आपको कुछ भी भटकना नहीं है, सब कुछ यही है। बस जो चीज़ें अभी हमने बताई उसमें जो चीज़ें छूट गई थी वो दे देता हूँ, क्योंकि आप बहुत लिमिटेड पढ़ते हैं 1-2 लाइन में, इस कारण से इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन अब नहीं रहेंगे, सिर्फ आपको सुनना है। सुन लीजिए पूरा हड़प्पा सभ्यता। इसमें तो आप मेंस बना लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। मेंस भी अच्छे से पीएस स्टेट पीसीएस का मेंस भी दे लेंगे, क्योंकि मैटर पूरा मेंस और प्री दोनों का ही लगा हुआ है इसमें। फिर आप लोथल देखते हैं। लोथल एक बंदरगाह नगर था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और यहाँ से देखेंगे आपकी फारस की मुहर, धान एवं बाजरा, पक्के रंगों से रंगा पात्र, घोड़े की जो है छोटी छोटी मृण मूर्तियाँ, 3 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से तांबे तथा सोने का काम करने वाले शिल्पियों की उद्योगशालाएं भी प्रकाश में आई हैं। और यहाँ से एक घर के सोने के दाने, सेल कड़ी की जो है 4 मुहरे, सीप एवं तांबे की बनी चूड़ियाँ, पूरी तरह से रंगा हुआ एक मिट्टी का जार मिला है। यहाँ से शंख का कार्य करने वाले दस्तकार के कारखाने भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त आप देखेंगे मृदभांड पर चित्र उकेरा गया है, जिस पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है। नाव के आकार की 2 मुहरे, लकड़ी का अन्नागार है। और यहाँ हाथी दांत तथा सीप का पैमाना मिला है। एक दिशा मापक यंत्र मिला है। तांबे का पक्षी, बैल, खरगोश तथा कुत्ते की आकृतियाँ भी मिली हैं, जिनमें तांबे का कुत्ता उल्लेखनीय है। आटा पीसने के 2 पार्ट मिले हैं, जो पूरी सिंधु सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है, आटा पीसने का पार्ट। मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मुहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। रोजदी जो स्थान है वो गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। यहाँ कच्ची ईंटों के बने चबूतरे तथा नालियों सहित बिल्लौर एवं गोमेद पत्थर के बने बाट, गोमेद, बिल्लौर के ये जो होते हैं छेददार मनके और पक्की मिट्टी के मनके मिले हुए हैं। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, रोजदी बस लोकेशन याद रखिएगा, गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है। बनावली तो आप महत्वपूर्ण मानेंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छे किस्म की जौ मिली है और तांबे का वर्णाग्र मिला है। और पक्की मिट्टी के बने जो हैं हल की आकृति का खिलौना है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। पक्की मिट्टी के बने हल का खिलौना है ना, हल आकृति जो नहीं होती बैल वाला हल। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। पत्थर एवं मिट्टी के बने मकान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से नाली पद्धति का जो है अभाव परिलक्षित होता है, नाली पद्धति का अभाव था इसमें। तथा नगर योजना शतरंज के जाल के आकार की यहाँ बनाई गई थी। और यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर से घिरे थे। आप सब में देखते हैं सब अलग अलग थे, लेकिन ये एक ही प्राचीर में घिरे थे। एक मकान से जो है धामन पात्र यानी जो बोलते हैं वॉश बेसिन, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। और एक अन्य मकान से सोने, लाजवर्द और कॉर्नेलियन के मनके मिले हैं और छोटे बटखरे मिले हैं। रोपण जानते हैं यहाँ से तांबे और कुल्हाड़ी। तो अगला टॉपिक रोपण से तांबे, कुल्हाड़ी व एक कब्रगाह से आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। और यहाँ संस्कृति के 5 चरण मिले हैं। और यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, आभूषण, चर्ट तथा फलक महत्वपूर्ण हैं। यहाँ शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता है। कुछ समाधान से मिट्टी के पकाए गए आभूषण, शंख की चूड़ियाँ, गोमेद पत्थर के मनके और तांबे की अंगूठियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। सुरकोटदा जो स्थान है, यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। एक विशेष प्रकार की कब्र भी मिली है। और सुरकोटदा अन्य नगरों के विपरीत यह नगर 2 भागों में, गढ़ी और आवास क्षेत्रों में विभाजित था। तुम पूछ लेते हैं कौन सा 2 नगरों में विभाजित था या 2 क्षेत्रों में विभाजित था, तो यही था, गढ़ी और आवास क्षेत्र ये विकसित था, ये विभाजित था। और यहाँ के दुर्ग को आप देखेंगे तो पीली कुटी हुई मिट्टी से निर्मित चबूतरे यहाँ पे बनाए गए हैं। और यहाँ बड़े आकार की जो है शिला से ढकी हुई कब्र मिलती हैं, यानी पत्थरों से बड़ी ढकी हुई कब्र मिलती है। और यहाँ के जो कब्रिस्तान है वहाँ से कलश और समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। धौलावीरा जो है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफ़ेद कुआं। और इसकी नगर योजना समानांतर चतुर्भुज के रूप में ही थी। और यहाँ अन्य शहरों की तरह 2 नहीं अपितु 3 भागों में बटा हुआ था। और इसके 2 जो अन्य भाग आप देखेंगे तो 2 भागों की मजबूती और घेराबंदी की गई है। यहाँ से 10 चिन्हों वाला बड़ा अभिलेख भी प्राप्त हुआ है धौलावीरा। इससे क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा नगर 3 भाग में विन्यासित था, तो ये धौलावीरा ही था। और 10 चिन्हों वाला अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। मिट्टी का कंगा भी आप देखेंगे, स्टेडियम के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से महत्वपूर्ण हो जाता है। बालाकोट तो आप जानते हैं आए दिन हमले होते हैं, भवन निर्माण के लिए यहाँ से कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और बालाकोट का सबसे जो समृद्ध उद्योग था वो सीप उद्योग था। सीप उद्योग भी आप जानते हैं, यहाँ से बड़ी मात्रा में जो है सीप की बड़ी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। तो सीप से बनी चूड़ियाँ जो बनाई जाती है उसके टुकड़े मिले हैं, इसलिए सीप उद्योग का साक्ष्य यहाँ मिलता है। फिर आप देखते हैं आगे देखेंगे कि जो कोटदीजी आता है,
तो कोटदीजी क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ से जो है पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से पत्ती के आकार पर वर्णराग देखते हैं, कांसे से बनी मोटी चूड़ी का एक टुकड़ा और चाक पर निर्मित मध्यभांड जिस पर 6 दली पुष्प होता है, झुमका, हृदय, छत्ता जैसी आकृतियां निर्मित प्राप्त हुए हैं। अली मुराद एक छोटा स्थल है जहाँ चारों तरफ से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा है और यहाँ एक ग्रामीण स्थल ज्ञात होता है ना, ग्रामीण स्थल का भी पता चलता है। और यहाँ से जो है कुआं अपना होता है तथा कांसे की एक कुल्हाड़ी और चांदी के आभूषण ही प्राप्त होते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं अली मुराद, छोटा स्थल ही है। संगोल और मिताथल आप देखते हैं। लोकेशन याद रखिए कि ये जो संगोल है यह भारतीय क्षेत्र पंजाब में ही स्थित है और इसकी जो खुदाई का श्रेय एस तलवार जी को जाता है और RS बिष्ट जी को जाता है। और यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं, तांबे की 2 छेड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। छेनी तो आप समझते घर तोड़ने में काम आता है। और वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं संगोल में। और मिताथल जो क्षेत्र है हरियाणा में स्थित है और यहाँ की खुदाई सूरजभान के नेतृत्व में 1968 में हुई थी। और यहाँ से जो है प्राक उन्नत तथा उत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी एवं चांदी के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। कुंतासी जो क्षेत्र है गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है और इस स्थल की खुदाई में ऐसे जो है धाविलकर MR रावल और YM चित्तलवास द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। 3 लोग मिलकर करवाए थे। और यहाँ से प्राप्त अवशेषों में आप देखेंगे लंबी सुराहियाँ मिली हैं, 2 हत्थे कटोरे मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, गाड़ी आदि प्रमुख है। और एक मकान के कमरे से सेल खड़ी के हजारों छोटे मनके तथा तांबे है ना, तांबे की कुछ चूड़ियाँ तथा 2 अंगूठियाँ मिली हैं। 3 महत्वपूर्ण हो जाते हैं स्थल। तो यहाँ से स्थल का गेम तो ओवर हो जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं पूछता है। देखिए विशेषताओं में किस प्रकार की विशेषताएं आती हैं, जैसे आप आर्थिक विशेषता, सामाजिक विशेषता पूछते हैं, कला एवं शिल्प की क्या विशेषता थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो देखते हैं। और उसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें दिया क्या है। ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक बनते हैं जो UPSC के तो बहुत खास क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी नज़रिए से देख रहा हूँ कि 0 से हाई लेवल तक के पूरे फैक्ट भी कवर हो जाएं और कॉन्सेप्ट भी लिंक हो जाए। इसको सुनने के बाद आपको हड़प्पा सभ्यता केवल इसी को बार बार सुनना है और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पूरी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी, मेरी गारंटी। आप सुनते चलिए, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। चीज़ें अभी बोरिंग लग रही होंगी लेकिन आप 1-2 बार सुन लेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है कि अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे समकालीन सभ्यताओं में अलग बना देती हैं। और इन विशेषताओं में क्या है, नगर नियोजन देखते हैं, बेहतरीन जल निकासी प्रणाली देखते हैं, कला शिल्प होता है, आर्थिक सामाजिक जीवन है और प्रकृति संरक्षण भी इसमें सबसे अलग बनाने के लिए काफ़ी है। आर्थिक स्थिति में आप देखते हैं कि क्या थी आर्थिक स्थिति। तो जो सिंधुकालीन अर्थव्यवस्था थी वो सिंचित कृषि, अधिशेष, पशुपालन और विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध एवं आंतरिक एवं विदेशी व्यापार पर आधारित थी। इस कारण से बहुत ही बेहतरीन आर्थिक स्थिति थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। आप देखते हैं सबसे पहले कृषि। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को जो है कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। 2 फसलों की खेती करते थे, हल का प्रयोग करते थे और फसलों की विविधता इनकी देन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है 9 अनाज उपजाते थे। कौन कौन से? गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, बाजरा आदि पैदा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, ये जरूर महत्वपूर्ण है। फावड़ा नहीं मिला फिर भी ये खेती कर लेते थे और संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का ही प्रयोग करते रहे होंगे, ऐसा माना जाता है, जब फावड़ा था ही नहीं तो। और कालीबंगा से जुते हुए खेत एवं बनावली से जो मिट्टी है तो वहाँ मिट्टी का हल जैसा खिलौना वहाँ से प्राप्त हुआ है। इस कारण से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि लकड़ी के जो है हल से ही पूरा काम होता था। और इस काल के लोग जो है तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार और नींबू, केला जैसे फलों से परिचित थे। ये ना सोचे कि लोग ये सब नहीं जानते थे, तो ये सब जानते थे। तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला, है ना, खूब खाते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं लोथल से अन्नागार, है ना, अन्नागार तो आप समझते हैं, बेहतरीन ग्रेनरी आप समझते हैं, फूड स्टोरेज जो होता है आजकल, तो अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः जो है नहरों के साक्ष्य एवं उर्वरक के प्रयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं यहाँ पे, तो ये महत्वपूर्ण है। किंतु जल संग्रहण के लिए बांधों के निर्माण यानी जलाशय का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो बांध आप देखते हैं, बांध का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हो जाता है। और अफगानिस्तान में आप सुर्तगोई जो हड़प्पा स्थल है वहाँ से थोड़ा जरूर प्राप्त चला है, ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि हाँ यहाँ कभी ना कभी नहर रही है ना, ऐसे कुछ स्थल मिले हुए हैं। और चावल की खेती का प्रमाण लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुआ है। और यहाँ सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। तो देखिए सिंधु सभ्यता में
कपास का उत्पादन किया गया, इस कारण से इन्हें कपास का ही जनक माना जाता है। और इसलिए यूनानी साहित्य में कपास को सिंडोन अर्थात जिसकी उत्पत्ति सिंध में हुई है ऐसा नाम दिया जाता है। पशुपालन की यदि हम बात करते हैं, सैंधो सभ्यता के लोग बहुत सारे पशु पालते थे, जिनमें बैल है, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, सुअर है ना। मेन बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर प्रमुख है। ये लोग बिल्ली, कुत्ता, हाथी, गेंडे से भी परिचित थे। कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु था, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का। घोड़े के अस्तित्व का संकेत जो है आप देखेंगे परवर्ती काल में मोहनजोदड़ो, लोथल और राणागुंडई और सुरकोटदा से मिलते हैं। लोथलपुर और रंगपुर जो है, या लोथल या रंगपुर आप जो स्थान देखते हैं वहाँ से घोड़े की मृण मूर्तियों के अवशेष जरूर मिले हैं। ऊँट की अस्थियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। कुछ जो पशु पक्षी हैं उनमें से जैसे बंदर, खरगोश, हिरण, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू, इनके जो अवशेष हैं और खिलौने और मूर्तियों के रूप में मिले हैं, ये महत्वपूर्ण है। बाघ का अंकन सिर्फ सिंध प्रदेश के स्थलों में ही हुआ है, परंतु सिंध के बाहर सिर्फ कालीबंगा की मुहर पर ही बाघ का चित्र मिलता है। तो ये जान लीजिए कि परंतु जो है सिंधु के बाहर कालीबंगा की जो मुहर है वहाँ बाघ का चित्र जरूर मिलता है। व्यापार वाणिज्य की स्थिति की हम बात करें, यदि सिंधु सभ्यता में आप देखेंगे व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में थे, और इसकी पुष्टि आप देखते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में अनाज के बड़े बड़े जो है कोठारों के पाए जाने से ही नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टियों की मुहरें, जिन्हें सील बोलते हैं, एक रूप लिपि, मानकीकृति आप देखते हैं, एक स्टैंडर्ड माप तौल भी अस्तित्व में था वहाँ। इस सभ्यता के अंतर्गत आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों विकसित अवस्था में थे। व्यापार संतुलन सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में था। आंतरिक व्यापार में आप देखते हैं कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की थी। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और सल्क आदि का व्यापार करते थे। व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली ही व्यापार का आधार थी। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और जो बाह्य व्यापार होता था, जैसे मेसापोटामिया, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी, मध्य एशिया आदि क्षेत्रों से होता था। मेसापोटामियाई के जो अभिलेख हैं उसमें मेलुहा मतलब सिंध क्षेत्र को बोला जाता है। तो मेलुहा के मध्यवर्ती जो आप देखेंगे, यानी मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा मेसापोटामिया के अभिलेख में हुई है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पुरालेख में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों, जैसे दिलमन बहरीन द्वीप के पास आप देखते हैं, और माकन जो है ओमान क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ की चर्चा हुई है, जो मेसापोटामिया और मेलुहा के बीच में स्थित है। इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है और पुरालेखों में इसका साक्ष्य मिलता है। अब देखिए बहुत सारी जो वस्तुएं हम खरीदते थे और उनका जो प्राप्ति स्थल था कहाँ से था। तो देखिए सोना हम कहाँ से खरीदते थे? सोना अफगानिस्तान, फारस, कर्नाटका, है ना, यहाँ से आयातित क्षेत्र था। बाकी चांदी ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया से आती थी, है ना। चांदी कैम से क्या हो गया, आप याद करने के लिए बोलो, EAM चांदी, है ना, चांदी EM, तो आप CM याद रखते हैं, CEAM, तो इससे ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया कोड है। बाकी तांबा, खेतड़ी राजस्थान में प्रमुख ही है, बलूचिस्तान, ठीक है। और टिन कहाँ से? ईरान और अफगानिस्तान, तो टिन आई अफगानिस्तान और ईरान। सेल खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, है ना। तो देखिए बरज कोड बना लेंगे, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, बरज, है ना, बरजे रहे कि खड़ी ना होना, तो खड़ी है। फिर हरित मणि जो है, ग्रीन मणि आप दक्षिण भारत में देखते हैं। शंख एवं कौड़िया तो देखिए गुजरात, दक्षिण भारत में ही मिलती हैं। और नील रत्न जो हम लोग उस समय मंगाते थे, बदख्शा क्षेत्र पड़ता है, और ये आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। शिलाजीत जो हम मंगवाते थे हिमालयी क्षेत्र से मंगवाते थे। फिरोजा ईरान से आता था। लाजवर्द एक मुद्रा का प्रकार था जो बदख्शा और मेसोपोटामिया में चलता था। गोमेद सौराष्ट्र गुजरात में आता था। और स्टेटाइट ये ईरान से आता था। स्फटिक दक्कन के पठार, उड़ीसा, बिहार में स्फटिक का जो है साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ दक्कन के पठार, उड़ीसा, बिहार, UBD। और स्लेट कहाँ है? स्लेट केवल हिमाचल प्रदेश में मंगाया जाता था, ये हिमाचल प्रदेश से आयातित किया जाता था, कांगड़ा। और सीसा आप देखते हैं ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। तो ये महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, उनका क्षेत्र था। और यहाँ की बहुत सारे मुहरे जो हैं मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं। और फारस की खाड़ी में मलक्का एवं बहरीन तथा मेसोपोटामिया की उर, किस, टेल, अस्मर, टेपे एवं निप्पुर में सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें पाई गई हैं जो चौकोर हैं और जिन पर एक सिंग वाले पशु की आकृति एवं सिंधु लिपि उत्कीर्ण है। तो व्यापार का आप देख सकते हैं बेहतरीन साक्ष्य मिलता है इतने लंबे क्षेत्र में, मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों में।
फिर यदि हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की एक बड़ी जो है बेलनाकार मुहर जो है मोहनजोदड़ो से और एक छोटी बेलनाकार मुहर लोथल से प्राप्त हुई है। और सिंधु सभ्यता के लोग जो है यातायात के रूप में 2 पहियों और 4 पहियों की बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे और बैलगाड़ी के जो पहिए होते थे ठोस थे। बाकी हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य व्यापारिक नगर या बंदरगाह कौन कौन से थे लोथल के अलावा वो भी जान लीजिए। तो लोथल था भगतराव, मुंडगीक, बालाकोट, सुतकांगेडोर, सोतकाह कोह, मालवन, प्रभास पाटन और डबरकोट। तो कौन कौन से थे? लोथल, भगवतराव, मुंडीगीक, बालाकोट, सुतकांगेडोर और सोतका कोह, मालवन, प्रभास पाटन और डाबरकोट। अब सामाजिक स्थिति की हम बात करते हैं। सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो देखिए समाज की जो इकाई आप देखते हैं परंपरागत तौर पर पारिवारिक थी, है ना, परिवार था इनका, और माता प्रमुख थी यानी मातृ देवी की पूजा करते थे। और मुहरों पर यदि आप चित्रांकन देखेंगे तो माता का ही मिलता था। और समाज संभवतः आप ये समझ सकते हैं मातृ प्रधान था या मातृ सत्तात्मक था। समाज में जैसे अनेक वर्गों में विभक्त था, पुरोहित भी थे, व्यापारी भी थे, अधिकारी थे, शिल्पी, जुलाहे, श्रमिक सब में विभाजित थे। योद्धा वर्ग के अस्तित्व के साक्ष्य जरूर यहाँ से नहीं मिले हैं कि योद्धा जैसी कोई भी जाति यहाँ अस्तित्व में रही है। दस्तकारी में कुंभकारों को समाज में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। भोजन, वस्त्र, अन्य चीज़ों की बात करेंगे तो भोजन के रूप में इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, खजूर तथा साथ ही भेड़, सुअर, मछली का भी मांस खाते थे। और घर के बर्तन के रूप में मिट्टी तथा धातु के बने कलश, थाली, कटोरे, तस्तरी, गिलास एवं चम्मच का प्रयोग करते थे। सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन था। पुरुष वर्ग दाढ़ी और मूंछों वाला शौकीन था। तांबे से निर्मित दर्पण जो है, कंगे, उस्तरे यहाँ से मिले हुए हैं। और आभूषण का जो प्रयोग है पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे। काजल, पाउडर, लिपस्टिक, दर्पण आदि साक्ष्यों से इनकी सौंदर्य प्रियता की जानकारी मिलती है। आभूषणों से जो है कंठहार, भुजबंद, कर्णफुल्ले, छल्ले, चूड़ियाँ, करधनी, पाजेब आदि ऐसे आभूषण मिले हैं जिनसे स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे। हालांकि कवच का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। पासे के खेल, नृत्य, संगीत, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। फिर बात करते हैं शवाधान पद्धति क्या थी, है ना, शव को दफनाने की पद्धति। 3 प्रकार के शवाधान थे। एक तो पूर्ण, आंशिक और दाह संस्कार। 3 प्रकार के शवाधान के प्रमाण मिलते हैं। पूर्ण समाधिकरण में जो है संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था और आंशिक समाधिकरण में जो है पशु पक्षियों के खाने के बाद अवशेष को भूमि में दफनाया जाता था। और दाह संस्कार में तो आप जानते हैं शव को पूर्ण रूप से जला दिया जाता था और उसकी भस्म को भूमि में गाड़ दिया जाता था। पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के शवाधानों से जो है आभूषण प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा में एक कब्रिस्तान से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों जो है छोटे छोटे मनकों का बना एक आभूषण, मनके मतलब मोती, है ना, आभूषण मिला है। कुछ स्थानों पर जो देखते हैं आप मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ भी दफनाया गया है जो परलौकिक जीवन में विश्वास को दर्शाता है। तो मतलब देखिए कितनी सत्ता इनकी प्रबल रही है। बाकी आप देखेंगे हड़प्पा दुर्ग के जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है उसमें कब्रिस्तान को एच कब्रिस्तान का नाम दिया गया दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हड़प्पा के, है ना। और लोथल से प्राप्त एक कब्र में जो शव का सिर है वो पूर्व एवं पैर जो है पश्चिम की ओर है और जो शव का शरीर है करवट लिए हुए लिटाया गया है। और सुरकोटदा से अंडाकार शवगृह के भी साक्ष्य मिले हैं। कला एवं शिल्प में देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है कला एवं शिल्प। तो प्राचीन संस्कृतियों में जो है कला शिल्प दोनों एक दूसरे से संबंधित है और इस काल में भी जो है कला भी इसका अपवाद नहीं है। इस सभ्यता के अंतर्गत हम देखें हमें विभिन्न प्रकार के कला रूप मिलते हैं जैसे कांस्य कला, है ना, मृण मूर्तियाँ, मन का निर्माण और मुहर निर्माण। मनकों के निर्माण में जो है कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेलकड़ी जैसे पत्थर होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं तथा शंख, फायांस और पक्की ईंटों का प्रयोग भी किया जाता था। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। प्राप्त आकर्षक वस्तुओं में जो है मनके, बाट और फलक थे। और मोहनजोदड़ो से जो है हाथ से बना हुआ सूती कपड़े का एक टुकड़ा जरूर मिलता है। आलमगीरपुर से आप प्राप्त मिट्टी की जो है आलमगीर से, ये यूपी वाला क्षेत्र जो हिंडन नदी किनारे है आलमगीरपुर, यहाँ से प्राप्त मिट्टी की एक नाद पर बने हुए वस्त्र के निशान मिले हैं। इस सभ्यता के लोगों द्वारा नाव बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में ही पाई गई है। इस काल की मुहरें भी प्राचीन शिल्पकारिता के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। मृदभांड बहुत महत्वपूर्ण, मटके। इस समय कुम्हार चाक से निर्मित मृदभांड काफ़ी प्रचलित थे जो बनाते थे और जिस पर जो है आप देखेंगे गाढ़ी लाल चिकनी मिट्टी पर
काले रंग के सुंदर चित्र उकेर दिए जाते थे और ये लोग चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे। बर्तनों पर विभिन्न रंगों की चित्रकारी थी। आमतौर पर वृत्त या वृक्ष की आकृति या कुछ मनुष्य की आकृतियां भी दिखाई देती थी। सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग की पकी हुई मिट्टी, जिसे टेराकोटा बोलते थे, उनकी बनी मूर्तिकाएं, है ना, जिसे फिगरिन भी बोलते थे, वो प्राप्त हुई हैं। चन्हूदड़ों और लोथल में मनके बनाने का कार्य होता था। चुन्हौदड़ों से सेलखड़ी की मुहरें और चट से बटखरे भी तैयार किए जाते थे। बालाकोट तथा लोथल में सीप उद्योग विकसित अवस्था में था। फिर आप मृण मूर्तियां देखते हैं, है ना, मिट्टी से निर्मित मूर्तियों को मृण मूर्तियां कहा जाता है। तो मिट्टी से निर्मित आकृति को मृण मूर्तियां कहा जाता है, ये तो आप जानते हैं। और मृण मूर्तियों का उपयोग या तो आप खिलौने के रूप में देखते हैं या कोई प्रतिमा बनाने के रूप में, जैसे भगवान की प्रतिमा बना दी है। और ना, इस सभ्यता से जो मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उसके अतिरिक्त आप देखेंगे पशु पक्षी में बैल, भैंस, भेड़, बकरा, गाय, है ना, बाघ, सुअर, गैंडा, भालू, बंदर, मोर, तोता, बतख एवं कबूतर की मृण मूर्तियां भी मिली हैं। मानव मृण मूर्तियां ठोस है पर पशुओं की खोखली हैं। नर एवं नारी की मृण मूर्तियों में सर्वाधिक नारी की ही मृण मूर्तियां मिली हैं। कुत्ता, हाथी, सुअर, खरगोश, गिलहरी, सर्प, कछुआ, घड़ियाल, गौरैया, मुर्गा, चील और उल्लू की मूर्तियां भी यहाँ मिली हैं। गाय और घोड़े की भी मृण मूर्तियों का अभाव है। इन पकी मिट्टियों की जो है मूर्तियों का निर्माण चिकोटी पद्धति में किया गया है, ये महत्वपूर्ण बनता है। धातु मूर्तियों में आप देखेंगे धातु की बनी मूर्तियां मोहनजोदड़ो, लोथल और चुन्हूदड़ो प्लस कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कोड बना लीजिए, कोड, है ना, MCLC, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल और कालीबंगा यहाँ से प्राप्त हुआ है। MCLC मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस की मूर्ति से गले में जो है कंठहार सुशोभित है, ये देखने को मिलता है। सहज भाव से नृत्य करती हुई जो नर्तकी है वो, उसका नर्तकी का चूड़ियों से भरा उसका बायां हाथ हमें दिखता है। जांघ पर एवं दाहिना हाथ, जांघ पर दाहिना हाथ जो चूड़ियों और कंगनों से भरा है, कमर पर टिका हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रस्तर मूर्तियां देखिए, प्रस्तर मूर्तियों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी और पुरोहित की मूर्तियां हैं। योगी और पुरोहित की मूर्तियां मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। योगी की जो है मूछें नहीं है, किंतु दाढ़ी के विशेष रूप से जो है प्रदर्शित किया गया कि दाढ़ी है। बाएं कंधे को ढकते हुए जो है तिपतिया छाप वाली साल ओढ़े हुए हैं। और जो है देखेंगे आप, योगी के नेत्र अधखुले हैं, निचले होंठ मोटे हैं तथा उनकी जो दृष्टि है नाक के अग्रभाग पर टिकी हुई है। श्वेत पाषाण निर्मित एक संयुक्त पशुमूर्ति पर भी आप देखेंगे इस प्रकार की प्राप्ति हुई है, यानी श्वेत पाषाण मतलब सफ़ेद पत्थर निर्मित एक ज्वाइंट पशु मूर्ति भी इन्हें प्राप्त हुई है, जिसमें जो है शरीर भेड़ का तथा जो मस्तिष्क है वो हाथी का है। तो देख लीजिए इस प्रकार का है। दैमा बांस से तांबे का रथ चलाता मनुष्य, सांड, गैंडा एवं हाथी की मूर्तियां जो है बहुत फेमस हैं, इस कारण से महत्वपूर्ण। अगला टॉपिक इसमें लिपि निकल के आता है। कला ही शिल्प में लिपि, इस काल के लोगों ने जो है लेखन कला का आविष्कार किया था। सिंधु लिपि में जो आप देखते हैं 65 मूल चिन्ह रहते हैं और 375 से 400 तक चित्राधार, जिसे पिक्टोग्राफ बोलते हैं, वो है। लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि भाव या वस्तु का सूचक है। यहाँ लिपि दाईं से बाईं ओर तथा पुनः बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, है ना। और इस पद्धति को कहते थे बोस्टोफेदन पद्धति। और लिपि पर सबसे ज़्यादा आप यू आकार और सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह मछली है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग आप देखेंगे 26 चिन्ह हैं। और यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, ये महत्वपूर्ण आप मानते हैं, क्योंकि मापतौल आप देखते हैं, मापतौल जो है या इस काल के लोग मापतौल में 16 या उसके आवर्तकों का प्रयोग करते थे, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 16, जैसे 16 चौको 64, है ना, 16 धाम 160। तो इस प्रकार आप देखते थे। तो इसमें मापतौल 16 के गुणक में था, जैसे 16, 64, 160, 320, 640 और 12, 800 इत्यादि। बाटों के निचले मानदंड जो थे द्विधारी थे, है ना, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव पद्धति पर आधारित थे। 16 के अनुपात में यह परंपरा आधुनिक काल तक चलती रही। बाट घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार और ढोलाकार हर प्रकार के थे यहाँ पे। मोहनजोदड़ो से सीप का तथा लोथल से हाथी दांत से निर्मित एक पैमाना मिला है। लोग मापना भी जानते थे। ऐसे दंड पाए गए हैं या ऐसे डंडे भी पाए गए हैं जिस पर माप के निशान लगे हुए हैं, जिनसे एक कांसे का भी है ना, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कांसे का भी साक्ष्य हिस्सा प्राप्त हुआ है। तो माप तौल से अवगत ये लोग। मुहर की बात करते हैं। मुहर तो आप समझते हैं सब।
है ना। इस सभ्यता की जो मुहरें हैं बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार हर रूप में मिली हैं। अधिकांश मुहरों का निर्माण सेल खड़ी, है ना, स्टेटाइट बोलते हैं इसको, इससे मिला है। और कुछ मुहरें जो हैं काचली मिट्टी, है ना, जिसे आप बोलते हैं काचली मिट्टी। और काचली मिट्टी बहुत प्रमुख इसलिए है कि बहुत कम पढ़ने को मिलता है। बाकी आप गोमेद, चट और मिट्टी की बनी आप देखेंगे, मिट्टी की बनी हुई भी आप मुहरें इसमें प्रमुखता से पाते हैं। अधिकांश मुहरों पर आप संक्षिप्त लेख देखते हैं, एक श्रृंगी बैल देखते हैं, भैंस, बाघ, गैंडा, हिरण, बकरी तथा हाथी के चित्र उकेरे गए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आकृतियाँ एक श्रृंगी बैल की है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर जो है पशुपति शिव की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्य मुहर पर पीपल की 2 शाखाओं के बीच कोई निर्वस्त्र देवी खड़ी है, जिसके सामने एक भक्त घुटने के बल झुका हुआ है। कुछ ऐसा देखने को मिलता है। भक्त के पीछे मानवीय मुख से युक्त एक बकरी खड़ी है और नीचे की ओर 7 भक्तगण नृत्य में मग्न दिखाई देते हैं। तो देखिए कुछ अलौकिक कल्पना ही दिखती है ना। ऐसा मुहरों पे अंकन मिलता है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा में जो है राजमुद्रांक, है ना, सीलिंग जिसे बोलते हैं, वो मिले हुए हैं। और मोहनजोदड़ो में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं, इस कारण से मोहनजोदड़ो को रखना आसान है। लेकिन लोथल और कालीबंगा में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसलिए ये भी जान लीजिएगा राजमुद्रांक प्राप्त हुए हैं, यानी सीलिंग्स प्राप्त हुई हैं, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, राजमुद्रांक। ठीक है। मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार चौकोर था। सबसे ज़्यादा जो मुहरें पाई गई चौकोर आकार में पाई गई हैं। और सर्वाधिक संख्या में मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और मुहरों पर सिंह, ऊँट तथा घोड़े का जो है चित्रण सही रूप में नहीं मिलता है। तो इस कारण से आप जान लेते हैं कि मुहरों पर सिंह, ऊँट तथा घोड़े का चित्रण नहीं प्राप्त होता है। तो ये महत्वपूर्ण है, नहीं वाला जो कॉन्सेप्ट है, बाकी है तो है। फिर धार्मिक स्थिति की बात कर लीजिए। इस सभ्यता के लोग जो है मानव, पशु और वृक्ष तीनों रूपों में ईश्वर की उपासना करते थे। मात्र देवी की उपासना तो करते ही थे। और देखिए ऐसा माना जाता है कि पशुपति शिव जी की भी उपासना करते थे। ये लिंग, योनि, नाग, वृक्ष, है ना, और पशु पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा, भक्ति एवं परलोक जैसी अवधारणा इस सभ्यता के धार्मिक जीवन के अंग थे। और इनमें जो है धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक था, है ना, और व्यवहारिक अधिक था। लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र में विश्वास यहाँ करते थे। और इस सभ्यता के लोग में देखेंगे स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलेंगे, जो संभवतः सूर्य पूजा का एक प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक चूंकि है ही सूर्य पूजा का प्रतीक। फिर आप देखेंगे कि लोग यज्ञ से परिचित थे तथा पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। और इस सभ्यता के लोग कहीं से किसी मंदिर का अवशेष आप देखेंगे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कारण कि सभ्यता के लोगों ने मंदिर को जो है बहुत महत्व नहीं दिया है। ऐसा कहीं साक्ष्य विशेष नहीं मिलता कि बहुत ज़्यादा मंदिर थे कहीं पे, है ना। तो इस कारण से यहाँ साक्ष्य नहीं मिले हैं, मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। पशुओं में देखेंगे आप कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर जो है पद्मासन लगाए हुए 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सिर पर 3 सींग है। तो देख लीजिए खतरनाक कॉन्सेप्ट है। और इसके बाईं ओर एक गेंडा है और एक भैंसा स्थित है। गेंडा और भैंसा बाईं ओर, दाईं ओर हाथी और बाघ स्थित है। आसन के नीचे देखेंगे 2 हिरण भी बैठे हुए हैं। इसे पशुपति शिव का आद्य रूप माना गया है, ऐसा माना जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर आप देखेंगे कि हड़प्पा में जो पक्की ईंटें हैं, तो हड़प्पा से पक्की ईंट की स्त्री ये मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। और एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है, जो उर्वरता देवी का प्रतीक हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। कालीबंगा, लोथल, बनावली में अग्नि वेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देख लीजिए, कोड बना लीजिए अग्नि वेदिका के लिए। कालीबंगा, लोथल और बनावली, है ना, KBL, ठीक है, अग्नि वेदिका। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी संख्या में ताबीज भी मिले हैं, जिससे उनके अंधविश्वासों का भी पता चलता है। ये सब हालांकि कपोल कल्पनाएं भी हो सकती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत किताबों में इसे झूठा भी सिद्ध किया जाता है, ताबीज वाली संकल्पना, लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि किताबों में विवरण मिलता है इसलिए हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, पढ़ लीजिए। अब सिंधु घाटी की सभ्यता का जो है पतन और सिंधु घाटी सभ्यता की देन, 2 टॉपिक बचते हैं। देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इस सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारक तो जिम्मेदार है नहीं, बल्कि अलग अलग स्थलों के लिए अलग अलग उत्तरदायी कारण थे, ऐसा माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित एक पद्धति को हम लगातार देखते रहते हैं। और विभिन्न कारणों से यह संतुलन जब टूट जाता है एवं सभ्यता का पतन हो जाता है, इस संदर्भ में विद्वान
विद्वान अपने अलग अलग मत देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो अर्थ है वो सभ्यता की समाप्ति ना होकर सभ्यता का रूप परिवर्तन है केवल, है ना, ये ध्यान रखना है। और बाद के काल में ये सभ्यता एक बार फिर नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में पहुंच जाएगी और बाद में ये जो है गाँवों की संख्या में वृद्धि आप देखते हैं। तो वस्तुतः केवल परिवर्तन होता है, सभ्यता नष्ट नहीं होती, सभ्यता एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ऐसा विद्वानों का मत था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं जान लीजिए। आप देखिए, एक मत यह दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है बाहर के एवं आर्यों के आक्रमण से हुआ है। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ये कॉन्सेप्ट को देते हैं। जॉन मार्शल, मैके और एसआर राव, तीन लोग, जॉन मार्शल, मैके और एसआर राव, ये बोलते हैं बाढ़ के कारण ऐसा हुआ है। ऑरल स्टाइल, है ना, ऑरल स्टाइन और एएन घोष जो बोलते हैं, ये बोलते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। बाकी अपने जो साहनी जी हैं, है ना, एमआर साहनी जी, वो बोलते हैं भूगोलिक परिवर्तन के कारण हुआ है। जॉन मार्शल बोलते हैं प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ है। और यूआर कैनेडी बोलते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। और इसका जो सबसे प्रमाणित क्या माना जाता है कि बाढ़ के कारण इसका पतन हुआ है ना, क्योंकि अभी अपने पास कोई ऐसे ठोस प्रमाण तो है नहीं। आसपास जो है 5 नदियों का मायका सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, अब सब देखते हैं और उसी कारण से ऐसा माना जाता है कि बाढ़ के कारण और बाढ़ के चूंकि नदियों से सटे हुए नगरों का निर्माण हुआ था, बाढ़ के कारण ही सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा माना जाता है। और देखिए जाते जाते इस सभ्यता ने दिया क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, कि देन क्या हमारे लिए, ये महत्वपूर्ण है, छोटा सा टॉपिक। और इस सभ्यता ने भारतीय धर्म, कला, कौशल, रहन सहन, लिपि पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है और विज्ञान के विकास में भी इस सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान है। इस सभ्यता में जो है प्रचलित अनेक धारणाओं एवं विश्वासों की निरंतर ऐतिहासिकता काल में भी विद्यमान रही है। दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली, आज जो हम बटहरा देखते हैं, है ना, नगर नियोजन, आज बेहतरीन जो हम महल बनवा रहे हैं, नालियों की व्यवस्था, आप जो अंडरग्राउंड आज नालियाँ देख रहे हैं वो, बहुदेववाद का प्रचलन, आप अलग अलग देवता को मान रहे हैं, मातृ देवी की पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा, लिंग योनि पूजा, योग का प्रचलन, है ना, योग का प्रचलन भी सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। जल का जो है धार्मिक महत्व, आज जो हम पानी वानी चढ़ाते हैं भगवानों को, है ना, भगवान जी को हम जल अर्पण करते हैं, तो वो वास्तव में क्या है, वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह देखते हैं, जल चक्र का प्रतीक देखते हैं, पशुओं का धार्मिक महत्व देखते हैं, ताबीज, तंत्र मंत्र, टोटका, आभूषण का प्रयोग, बहुत सारी फसल की कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा हो चाहे यज्ञ हो, मोहरों का जो उपयोग करते हैं, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। और उत्तम नगरीय प्रबंध तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान, आज भी स्मार्ट सिटी अवधारणा को आप देखते हैं तो यही काम तो हो रहा है ना, स्वच्छता के साथ एक बेहतरीन शहर का निर्माण। तो देखिए होल सोल पूरे कॉन्सेप्ट हो गए हैं इसमें, और थोड़ा धैर्य और बना के रखिए। आप केवल वन लाइनर अप्रोच जिसमें एनसीईआरटी के तथ्य हैं पूरे, उसको बहुत ही कम समय में भी हम देख लेते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और देखिए आइडियो में बहुत शॉर्ट में निपटा दिया गया है और पूरा का पूरा कवर किया गया। इसमें एक सिंगल पॉइंट भी नहीं छोड़ा गया है जो आपके किसी भी लेवल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, न प्रीवियस ईयर छोड़ा गया है। आप एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, तर जाएंगे, बार बार भूलने की झंझट नहीं है। तो समझ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, ये पूरा फैक्चुअल है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। और से ये जो सैंधव सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, है ना। हड़प्पा के जो लोग हैं वहाँ उनको तांबे और टिन, है ना, तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की विधि प्राप्त थी या आती थी। ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर देखें तो सिंधु घाटी नामक विकसित सभ्यता का जो आविर्भाव हुआ है उसका केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में था, ऐसा कहा जाता है। हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा लीजिएगा, है ना। लेकिन एक प्राचीन उन्नत सभ्यता का जो रहस्य उद्घाटन है 1856 में कराची और लाहौर के बीच जब रेल पटरी बिछाते हैं उस दौरान से पता चलता है। और ये रेल पटरी बिछा रहे होते हैं जॉर्ज या जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक 2 अंग्रेज भाई रहते हैं। इन्होंने 2 प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता तो लगा लिया था। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा, जो कि मोंटगोमरी जिले में स्थित है, इस नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। और इस प्राचीन सभ्यता के दूसरे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो, जिसे मटको का टीला बोलते हैं, इसमें उत्खनन कार्य 1922 में राखलदास बनर्जी के जो है नेतृत्व में
किया गया था। और आप देखेंगे फिर इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बनता है, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? पिग्गट ने कहा है। तो ऐसे तथ्य छूट जाते हैं, इस कारण से सब महत्वपूर्ण है ना। बाकी आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है और इनमें से केवल 6 को ही नगर माना जाता है। कौन कौन से हैं ये? जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, सिंध चुन्होदड़ो, गुजरात का लोथल और राजस्थान का कालीबंगा, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली, इन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। त्रिभुजाकार हड़प्पा जो संस्कृति का समूचा क्षेत्रफल कितना है? 1299,600 किलोमीटर है ना। और उत्तर दक्षिण विस्तार तो आप जानते ही हैं, उत्तर की ओर ये कश्मीर के मांग तक फैला हुआ है, दक्षिण में महाराष्ट्र दायमाबाद तक, इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यूपी तक है और पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर पाकिस्तान है ना। कालीबंगा और ये बनावली में हड़प्पा के पहले और हड़प्पाकालीन संस्कृतियों का प्रमाण मिलता है और यहाँ बिना पकी ईंटों के चबूतरे, सड़कों तथा नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रथम नगर नियोजन हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम विशेषता है, इसे नगर नियोजन कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जहां संभवतः शासक वर्ग के सदस्य ही रहते थे। प्रत्येक नगर के दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकान का एक नगर बसा हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व जो है ना विभाग है, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। सिंध घाटी सभ्यता के काल निर्धारण की बात कही गई है। रेडियो कार्बन के आधार पर देखिए 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। बाकी डीपी अग्रवाल जी हैं, वो मानते हैं कि 2350 से 1750 ईस्वी है। और आप देखेंगे मृण मुद्राओं के आधार पर 2500 से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। और मार्शल कहते हैं कि 3250 से 2750 है। बाकी व्हीलर तो 2500 से 1500 ही मानते हैं। और हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स आदि जुड़े हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान जो है, यानी उत्थान का चरमोत्कर्ष काल 2100 ईसा पूर्व माना जाता है, जब सिंधु घाटी सभ्यता है ना अपने हाईली डेवलपमेंट पोजीशन पे थी। वो कब था? 2100 ईसा पूर्व। और देखिए प्रमुख आयातित वस्तुएं अपन ने देखी थी, है ना, सब देख लिया था। नीलमणि महाराष्ट्र से आता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण में आप जो चीज़ें वहाँ पे हमने देख ली थी और यहाँ पे छोड़ दी थी, वो चीज़ें भी देख लीजिए। ये बोलते हैं कि नदी के सूखने के कारण, है ना, इस मत के संस्थापक थे सूद और अग्रवाल। तो नदी के सूखने के कारण हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया बोलते हैं। अस्थिर नदी तंत्र के कारण हड़प्पा सभ्यता ढह गई, ऐसा लैम्ब्रिक बोलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा संस्कृति का विनाश हुआ, ऐसा बोलते हैं ऑरल स्टीन और A.N. घोष। प्राकृतिक आपदा आई, ऐसा बोलते हैं कैनेडी। भूकंप के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये बोलते हैं रेक्स और डेल्स। पारिस्थितिक असंतुलन हुआ और हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, ये फेयर सर्विस बोलते हैं। आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, जो कि बोलते हैं आर मार्टिमर और व्हीलर। और बाह्य आक्रमण के कारण बोलते हैं कौन? गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिग्गट। ये बोलते हैं बाह्य आक्रमण के कारण इस जो है सभ्यता का पतन हुआ। बाकी बाढ़ एक प्रमाणिक कारण है, जिसमें जो मार्शल प्रमुख है, बाकी मैके और राव ने भी ये संकल्पना दी थी, है ना। फिर ये जो है सैंधव वासी जो है दशमलव पद्धति पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे, ये महत्वपूर्ण है। टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था। सैंधव सभ्यता के जीवन का मुख्य व्यवसाय जो है क्या था? मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य था, ठीक है। बाकी व्यापार भी करते थे। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी कम प्राप्त हुई, क्योंकि उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, भाव चित्रात्मक होने के कारण, है ना। बाकी आप जो चीज़ें जानते हैं वो चीज़ें मैं नहीं दे रहा हूँ इसमें। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में मिले हैं, ये जान लीजिए, है ना। और हड़प्पा यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, लकड़ी के हलों का प्रयोग जुताई के लिए और पत्थर के हंसियों का जो प्रयोग है फसल काटने के लिए किया करते थे। सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। लोथल में मिट्टियों से निर्मित घोड़े की प्रतिमा मिली है ना, ये जान लीजिए। सिंधु का क्षेत्र का प्राचीनतम नाम मेलुहा है। सिंधु मुहरे पर एक श्रृंगी सांड का सबसे ज़्यादा चित्रांकन है। सिंधु सभ्यता के लोथल कालीबंगा से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। और विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी, है ना, विश्व में चांदी सर्वप्रथम भारत यानी हड़प्पा सभ्यता में ही पाई गई है। और सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र कौन था? हड़प्पा था। सिंधुवासी जो है लोहे से परिचित नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। और जो सिंधुवासियों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था, ये जान लीजिए आप।
बाकी उसके अलावा मोहनजोदड़ो में जो सड़क थी वो 10 मीटर चौड़ी थी। हड़प्पाई लोग कताई के लिए तकलिया का प्रयोग करते थे। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का भी काम करते थे। और सैंधवकालीन मोहरे बनाने में सर्वाधिक उपयोग स्टेलाइट, है ना, स्टेटाइट बोलते हैं, सेल खड़ी का किया जाता था। और स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि समाज मात्र सत्तात्मक था। और सैंधवकाल मोहरे बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार सभी रूपों में पाई जाती थी। सिंधु घाटी की खुदाई से जो अवशेष मिले हैं उसमें व्यापारिक और आर्थिक विकास की जो है मुद्राएं घोतक रूप से जो है आपको दिखाई देती हैं। बाकी वर्गाकार मोहरे बहुत प्रचलित थी। सैंधवकालीन सबसे ज़्यादा मोहरे मोहनजोदड़ो से ही मिली है। लोथल कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली है। और हड़प्पा कालीन पूरा स्थल कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। लोथल और सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। लोथल से एक जो है तराजू पाया गया है। और सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। और सिंधुवासी जो है बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। हड़प्पा संस्कृति के विनाश का ठीक कारण इन्हें ज्ञात नहीं है। और जो है सिंधु नदी की बाढ़, सिंधु नदी का मार्ग बदलना, वर्षा की कमी, भूकंप एवं विदेशी आक्रमण जैसे कारण समय समय पर बताए जाते हैं। बाकी कोई प्रमाणिक कारण आज तक नहीं स्पष्ट हुआ है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना जाता है। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई एक एक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। और हड़प्पा से एक दर्पण भी प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ है। बाकी हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में आपको गरुड़ भगवान का अंकन मिलता है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन विशाल अन्नागार है। और मोहनजोदड़ो से जो है सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है। नर्तकी की कांस की मूर्ति मिली है। और कांसे की नर्तकी जो है उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। मोहनजोदड़ो में 5 बेलनाकार मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के जो है प्रमुख स्थल लोथल बंदरगाह, है ना, अस्तित्व में थे जहां विदेशी व्यापार, है ना, जलयानों से होता था। बाकी लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर के तट पर खंबात की काड़ी पड़ती है, वहाँ पाएंगे आप। 1955-56 में खुदाई से यहाँ से 216 मीटर और 36 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा ईंटों से निर्मित एक गोदी का पता चला है। लोथल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। ऊंट की हड्डियां कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और घोड़े की अस्थियों का अवशेष सुरकोटदा से मिला है। चुनहुदड़ों से दवात और मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। बाकी उनकी जो धार्मिक प्रतीक के चिन्ह है, ताबीज कैसा प्रतीक था? इनके द्वारा ये भौतिक व्याधियों, प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग करते थे। स्वास्तिक किस चीज़ का प्रमाण है? सूर्य की उपासना का प्रमाण है। यह चिन्ह संभवतः जो है हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। और योगी के रूप में बैठे हुए पुरुष जो कि शिव जी को मानते हैं, ये किनके प्रतीक है? शिव को आज भी योगीश्वर के नाम से जाना जाता है। श्रृंग एक प्रतीक है। महाभारत में शिव को त्रिशृंग कहा गया है, तो श्रृंग शिव से संबंधित है। बैल जो धार्मिक प्रतीक है इनका, वो सहकारिता, है ना, या सहरकारी या संहारकारी, 3 बोलते हैं, है ना, साथ देने वाले या संहार करने वाले। तो संहारकारी देवता शिव का वाहन था। और ये सर्वाधिक धार्मिक महत्व का पशु था। बकरा क्या था? बलि के लिए प्रयोग होता था। भैंसा क्या है? एक मुद्रा पर जो है भैंसा व्यक्ति को उछाले हुए, एक अन्य मुद्रा पर व्यक्तियों के समूह पर आक्रमण करते हुए दिखाया गया है, जो किसी देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है, यानी भैंसा। नाग क्या है? नाग की भी पूजा होती थी, हाँ होती थी। ये बैल, भेड़, बकरी के हड्डियों के ढेर, ये पशु बलि का घोतक है कि हाँ पशु की बलि दी जाती थी उस समय। कांच की मूर्तियाँ, मंदिर की कल्पना करने पर नृत्य भी धार्मिक महत्व का हो सकता है, ऐसा माना जाता है। और शवों के साथ बर्तन एवं अन्य सामग्री से क्या पता चलता है? मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास का पता चलता है। और शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लौटाना, है ना, उनके धार्मिक विश्वास का घोतक है। 2 शवों को एक साथ गाड़ा जाना, पुरुष की मृत्यु के बाद संभवतः स्त्री का सती होने का प्रमाण भी मिलता है। बाकी सिंधु घाटी की जो प्राचीन संस्कृति आज के हिंदू धर्म के बीच जो है जैव संबंध का प्रमाण पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। तो ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है ना। और बाकी सब इसमें हमने करा ही दिया है और कुछ बचा नहीं है। तो इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। और आई होप आपको बहुत सारा ज्ञान इसमें प्राप्त हुआ होगा। और ये सेशन ऐसा है देखिए, थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। 0 से एडवांस लेवल, प्रीलिम्स और मेन सभी के तथ्य इसमें डाल दिए गए हैं। इससे कुछ छूटने वाला नहीं है, सब कुछ इसमें कवर कर दिया गया है। बस आपको इस आइडियो को बार बार सुनना है। प्रीवियस ईयर भी इसी में ऑनलाइन में इंक्लूड है। सब सुन लीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, फिर बताइए मुझे, और बहुत ईजिली याद हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना है। बड़ा